हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम करंट एंड करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं जब ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं और बैटरी से कनेक्ट नहीं होते। देन अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन अपन देखेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होती है। फिर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे। अपन फिर प्रॉब्लम्स करेंगे इन सब टॉपिक से रिलेटेड एंड जेई के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन कंडक्टर्स के। तो देखो अपन ने एक कंडक्टर लिया है और ये कंडक्टर क्या है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है और एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर होते हैं और वो जनरली चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। किसी के पास कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही नहीं, कोई इनको डायरेक्ट करने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अब मूव कर रहे होंगे तो किस स्पीड से मूव कर रहे होंगे, ये मूव कर रहे होंगे उस टाइम पे थर्मल स्पीड से। किस स्पीड से, थर्मल स्पीड से ये मूव कर रहे होंगे। अब सिंस ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अपन मेजर करते हैं, इनकी भी एक डेंसिटी डिफाइन होती है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंडक्टर के अंदर क्या डिफाइन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर डेंसिटी। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है, टिपिकल वैल्यू जो होती है, इसको एन सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी टिपिकल वैल्यू फॉर कंडक्टर्स ये होती है 10 की पावर 26 पर मीटर क्यूब। 10 की पावर 26 के ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, इट मीन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर जनरली क्या होगा कि 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर हम उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि रूम टेम्परेचर पे करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, बट वो क्यों फ्लो नहीं कर रहा है ये अपने को देखना है। तो बेसिकली क्या करूंगा, अगर मैं इसका कोई छोटा सा एरिया उठा लूं, किसका, इस कंडक्टर का कोई छोटा सा एरिया, डीए एरिया मैंने उठा लिया, तो मेरे को क्या नजर आएगा कि भाई इसमें कुछ चार्ज जा रहा होगा किधर, राइट की तरफ, तो कुछ चार्ज क्या जा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसके थ्रू नेट चार्ज कितना फ्लो किया, इसके थ्रू नेट चार्ज कितना फ्लो किया, तो हम देखेंगे इसको कैसे कि कितना एंटर करा कितना लीव कर गया, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा, जीरो नेट चार्ज फ्लो कर जाएगा। इट मींस इधर करंट क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज लेफ्ट गया उतना ही चार्ज राइट चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हुआ। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो जाता तब मैं बोलता कि इस सरफेस से कुछ ना कुछ करंट पास हुआ है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे हमें क्या क्या बातें समझ में आ रही है कंडक्टर के बारे में, एक बार उनको नोट कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे एक बात जो मेरे को समझ में आ रही है वो ये है कि करंट जो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पे वो कितना होगा, जीरो होने वाला है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है कंडक्टर में, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन तो हो रहा होगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी, बट इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी मोशन की। ठीक है, ये एक दूसरे से टकरा वकरा के क्या हो रहा होगा, सेम जगह पे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। ओके, इट मींस नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया ही नहीं। ओके, सो वी कैन से दैट देयर इज no net flow of charge, there is no net flow of electric charge in any direction. There is no net flow of electric charge in any direction. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स नहीं जा रहे हैं, वो घूम फिर के अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी पहली बात तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बात तो ठीक है भाई, वो अपने थर्मल स्पीड से मूव कर रहे होंगे। थर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो देखो इस कंडक्टर के अंदर क्या हुआ होगा, मैं इस कंडक्टर के अंदर बोल सकता हूँ किसी की, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, अपने एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स में भी जा रहे होंगे भाई। ऐसे लाख करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। तो ऐसा अगर मैं बोलूं कि मान लो 10 लाख अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो मेरे को रैंडम मोशन की वजह से 10 लाख नेगेटिव एक्स में भी जाते हुए नजर आ जाएंगे। तो मैं ओवरऑल वेलोसिटी क्या बोलूंगा कि भाई जितनी पॉजिटिव वेलोसिटी उतनी ही नेगेटिव वेलोसिटी, इट मींस ओवरऑल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, ये एवरेज लिखने का सिंबल है, ये जो एरो मैंने बनाया इधर। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। बट एवरेज थर्मल स्पीड अगर कोई तुमसे पूछे, एवरेज थर्मल स्पीड अगर कोई पूछेगा तो वो जीरो नहीं रहेगी। ठीक है, एवरेज थर्मल स्पीड जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि स्पीड में अपन डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉन जीरो, बट एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो।
बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये पाथ कैसा होगा भाई? पाथ मेरे को एक बात तो समझ में आ रहा है कि भाई क्या होगा कि मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बहुत सारे आयंस वगैरह भी होंगे, कंडक्टर है तो क्या होगा, जाएगा आयन से टकराएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, फिर किसी और आयन से टकराएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर किसी और आयन से टकराएगा, इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या करेगा, जिगजैग मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा ये? जिगजैग मोशन करेगा। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसकी पाथ देखना चाहता हूं कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इसकी पाथ कैसी होगी। ठीक है, तो इसकी पाथ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से इस लाइन से क्या हुआ था, अपना इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ। भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, इस लाइन से चलना स्टार्ट हुआ, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, कौन सा वाला केस ले रहे हैं अपन कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अगर जीरो है, तो क्या होगा भाई, ये होगा कि इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इसको कुछ कुछ इसकी अगर मैं पाथ ड्रॉ करूं, कैसे नजर आएगी कि पहले इधर गया, हो सकता है फिर किसी आयन से टकराया या इलेक्ट्रॉन से टकराया था, फिर इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर गया, फिर इधर गया, और फिर से क्या हुआ, ये इधर की तरफ ही वापस आ गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया? अगर मैं बोलूं क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्टर एक्स के अलोंग है, तो एक्स के अलोंग क्या इलेक्ट्रॉन मूव करा? नहीं कर पाया, वो घूम फिर के सेम पोजीशन पे वापस आ गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इस केस में करंट क्या रहता है अपना, जीरो। अब हम देखते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब कैसा मोशन होगा जब मैंने फील्ड लगा दिया है। तो देखो ये जो मैंने डैश वाला दिख रहा होगा ना तुमको, डैश वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ठीक है, ये वाला पाथ है जो अपना ओरिजिनल पाथ था जब कोई फील्ड वगैरह नहीं होता था। ठीक है, अब अपन ने फील्ड लगा दिया, तो मैं एक बात जानता हूं कि अगर हमने फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी हर इंस्टेंट पे, किधर की तरफ, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी, Q इंटू ई। तो एक बात तो क्लियर है कि पहले वो क्या हो रहा था कि एक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था, इधर आके रुक गया। लेकिन अब क्या होगा, उसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाई। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर आके रुके। ओके, तो इट मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ से कंपेयर करें जब फील्ड नहीं था, तो उसके कंपैरिजन में कितना डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन, इतने अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट। इसको क्या बोल देते हैं अपन, ड्रिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट बोल देते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट है ये आता कितना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट तो होगा, बट क्या होगा, जैसे ही एक्सीलरेट होगा इसी इतने इंस्टेंट पे किसी और आयन से टकरा जाएगा। इट मीन फिर से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सीलरेट कराएगा, लेकिन फिर से कोई और आयन आके क्या करेगा, उसकी स्पीड को घटा देगा। तो मतलब इवन इलेक्ट्रॉन पे कंटिन्यूअसली फोर्स लग रही है, स्टिल वो क्या करता है ना कि स्टिल क्या हो रहा होता है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, चल रहा होता है ड्यू टू कोलिजन्स, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हम ये देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें जैसे इलेक्ट्रॉन फिसल रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ड्रिफ्ट हो गया थोड़ा सा। और ये ड्रिफ्ट किसके बराबर रहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि ओवरऑल एक उसकी एक कांस्टेंट सी स्पीड होती है। कैसी स्पीड रहती है, कांस्टेंट स्पीड रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने को बहुत धीरे 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 फिसलता हुआ नजर आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब इस वाली पोजीशन से वो धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आएगा। और उस वो धीरे धीरे फिसलने की स्पीड ही क्या है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये ड्रिफ्ट किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इनटू जो भी उसको टाइम लगा, डेट इज टाइम लगा उसको, डेल्टा टी, है ना। और ये वीडी के बारे में बता दूं, ये वीडी बहुत कम होता है। वीडी की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम स्पीड से फिसल पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आयंस वगैरह हैं, बहुत ज्यादा कोलिजन्स हो जाते हैं उसके विद इन द मटीरियल। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे फिसलता है ना, बहुत धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता है विद इन द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं कि इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, अगर अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो देन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन फिसलते हुए नजर आएंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बोल सकते हो।
ठीक है। और यही जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसी को क्या बोल देते हैं अपन, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर बच्चा याद रखेगा। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फिसल रहा है, और वो जो फिसल रहा है बहुत धीरे 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 रफ्तार से फिसल रहा है, और वही धीरे धीरे फिसलने की रफ्तार ही क्या है उसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर कोई एक्सप्रेशन वगैरह होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के टर्म्स में। बिल्कुल होता है, वही एक्सप्रेशन अपन ड्राइव कर रहे हैं। तो कोई भी बैटरी ली अपन ने और एक कंडक्टर को उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका क्या होगा, ये वाला एंड हो जाएगा हायर टर्मिनल और ये हो जाएगा लोअर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी वी पोटेंशियल लेंथ एल, ठीक है। ये जो कंडक्टर दे रखा है इसकी लेंथ कितनी है, एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है अपने को। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, ए एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना राइट की तरफ, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर फिसलते हुए नजर आएंगे अपने को, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही होगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, कितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो होगा Fe इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू ई। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रही है। अच्छा, अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा E बाय m, ठीक है। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन कर रहे होंगे, आयंस के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है, एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। तो इसी कोलिजन के बीच में जो भी टाइम लग रहा है, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है, उसको हम क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या ले रहे हैं, लेट टी बी द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, लेट टी बी द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम कितना ले रहे हैं अपन, टी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, फिर इतने में ही वो टकरा जाएगा किसी आयन वगैरह से, फिर डीएसेलरेट होगा, है ना। तो ये काम बार बार चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि स्पीड की अगर हम बात करें, वो हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। दो कोलिजन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना इतनी स्पीड गेन कर चुका होगा, फिर कोलाइड होते हुए क्या होगी, ये स्पीड कम हो जाएगी। ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं वी वेक्टर इनिशियली वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था भाई, इनिशियली तो वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, है ना। इनिशियली थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब कोई फील्ड नहीं लगा रखा था, प्लस ए वेक्टर इंटू टी। अब हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड से मूव करेगा, ये तो किसी इंस्टेंट पे हो गया। अभी एवरेज देखते हैं, तो एवरेज ले लेते हैं, टेकिंग एवरेज ऑफ अबव इक्वेशन, टेकिंग एवरेज ऑफ अबव इक्वेशन। तो ऊपर वाली इक्वेशन का क्या कर रहे हैं अपन, एवरेज ले ले रहे हैं। तो अगर इसका एवरेज देखें तो एवरेज ऑफ v वेक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी का एवरेज तुम्हें पता ही है कितना होता है, 0 प्लस एवरेज। अच्छा, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है E बाय m, लेकिन ये t कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई हो सकता है कि किसी कोलिजन के बीच में उसको 2 नैनो सेकेंड का टाइम लगा हो, तो किसी दूसरे कोलिजन में उसको 3 नैनो सेकेंड का टाइम लगा हो, तो इसीलिए हमने t का भी एवरेज ले लिया। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, अब हमें पता है एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी क्या आएगा, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया भाई, फॉर्मूला निकल के आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ई टाओ बाय एम। तो सर इसमें ये टाओ क्या है, ये टाओ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। टाओ इज रिलैक्सेशन टाइम। अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या है। रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम। और ये है क्या, इट इज एवरेज टाइम। मतलब किसी कोलिजन में इलेक्ट्रॉन को कितना लगा, 2 नैनो सेकेंड लगा, किसी में 3 लगा, किसी में 5 लगा, तो हम देखेंगे ऑन एन एवरेज दो कोलिजन के बीच में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा दो कोलिजन के बीच, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। So it is the average time between successive collisions. What is this? This is average time between successive collisions. याद रखना इस बात को,
ठीक है भाई। और देखो यहाँ से एक्सप्रेशन में तुम्हें क्या दिखा, वीडी और ई वेक्टर और एक नेगेटिव साइन, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो यहाँ से भी अपने को नजर आ रहा है और दिख भी रहा है भाई, सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये होगी वेक्टर फॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू ई टाओ बाय एम, सिंबल को क्या बोलते हैं हम, टाओ। ओके, रिलैक्सेशन टाइम वाला सिंबल है टाओ, TAU टाओ। ओके, कभी कभी इसमें एक चीज पूछ लेता है, मीन फ्री पाथ। क्या पूछ लेता है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होती है कि ऑन एन एवरेज दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कितना है। मीन फ्री पाथ क्या है कि ऑन एन एवरेज दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा, दो कोलिजन के बीच की स्पीड थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या था, टाउ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाउ अपन ने यूज किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ई टाउ स्क्वायर अपॉन एम आ जाएगा। ये क्या हो गया अपना मीन फ्री पाथ। रेयर पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, दो कोलिजन के बीच वाला टाइम दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब कुछ नोट्स हैं इसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। पहला नोट क्या है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये किस ऑर्डर में होती है, 10⁻⁻⁴ एंड 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब फ्यू मिलीमीटर कितना निकल के आएगा, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ से ये कुछ 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड निकल के आएगा, मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर से भी छोटी स्पीड है ये, है ना, सम मिलीमीटर्स होगी, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड इस तरह से, लेकिन ऐसे मिलीमीटर पर सेकेंड के टर्म्स में ये रहती है, उससे नीचे ही रहती है। ओके, दूसरा क्या है, that in spite of external electric field, भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, still electrons are not able to accelerate continuously, इलेक्ट्रॉन लेकिन still continuously accelerate नहीं कर सकता due to thermal collisions, क्योंकि वो कोलाइड कर जा रहा है ना, with other electrons and atoms, other electron और एटम के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर जा रहा है, तो continuously accelerate नहीं कर पा रहा। however they are able to gain a constant average velocity, but electron on an average एक constant velocity से मूव करता हुआ अपने को नजर आता है, that constant velocity is ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है, द मीन फ्री टाइम और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मीन फ्री टाइम है ना, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और थर्मल स्पीड पे भी डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से थर्मल मोशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम जो है वो घट जाएगा, और जैसे ही अपना टाओ घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये मेंस वगैरह में कभी पूछा जा सकता है कि टाओ पर क्या फर्क पड़ेगा रिलैक्सेशन टाइम पे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी कंडक्टर वगैरह का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है दैट दीज थर्मल कोलिजंस गिव्स राइज रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, रेजिस्टेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड वगैरह कर रहे हैं, उनको एक स्मूथ पाथ नहीं मिल रही है, उन्हें कैसी मिल रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिल रहा है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। और इसी कोलिजंस वगैरह की वजह से क्या होता है कि जो अपना मटेरियल है या जो भी अपना कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर हम बोलें तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस फील होगा वाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। तो इसी थर्मल कोलिजन्स की वजह से किसी भी कंडक्टर को रेजिस्टेंस मिलता है। बात समझ में आ गई कि ये रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को जो भी क्या फोर्स फील हुआ, जो भी उनको ड्रैग फील हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को जो भी अपोजिशन फील हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सीबीएसई में तुमसे डेरिवेशन वगैरह भी पूछ ली जाती है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी कोई रिलेशन है क्या, ठीक है, ये हमें देखना है। तो अपन ने सेम कंडक्टर ले रखा है जैसे ऊपर लिया था, एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा या फिर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो कि अपन ने डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन लेंथ L। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि N क्या है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। और क्या बोल सकते हो तुम, और तुम ऐसा बोल सकते हो कि n क्या दे रखा है अपने को, n अपने को नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखी है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने को दे रखी है n। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख ही लिया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। अब हमें देखना है कि करंट वगैरह कितना फ्लो होगा। तो देखो उसे देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे देखूंगा कि मान लो अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन उठा लूं, इसका ये क्रॉस सेक्शन उठा लिया और एक क्रॉस सेक्शन उठा लिया मैंने ये इसी के आगे वाला जस्ट, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन कैसे उठाए मैंने, ये मैंने ऐसे उठाए हैं कि dt टाइम में यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर पहुंच गए, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे पहुंच गए, ठीक है। तो dt टाइम में इतने इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है, इस रीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी लेंथ vd स्पीड इनटू टाइम dt। तो इतने क्रॉस सेक्शन के मैंने इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए और उनका मोशन मैं स्टडी कर रहा हूँ, ओके। तो यही वाला डायग्राम मैंने क्या है इधर दिखा रखा है, बात समझ में आ रही है, यही इधर दिखा रखा है कि इस रीजन में क्या हुआ, हमने कितना लेंथ लिया है, इस कंडक्टर की vd इंटू dt लेंथ ली है, ठीक है। एलिमेंटल लेंथ ली है, एलिमेंटल लेंथ कितनी है vd इंटू dt, ठीक है। मुझे देखना है इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, किस रीजन में, इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैं देखना चाहता हूँ। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन रीजन, ठीक है, गिवन रीजन या फिर जो भी अपना टेकन रीजन है, जो अपन ने रीजन लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलेंगे कि अपने पास है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, अब मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, और इस रीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इट्स लेंथ इज vd इंटू dt, ओके। तो इस छोटे से रीजन में चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इन दिस रीजन, चार्ज हो जाएगा dq, और ये dq की वैल्यू कितनी होगी, dq की वैल्यू होगी n इंटू ई, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, e चार्ज है, तो कितनी वैल्यू हो गई ये NeAVD इंटू dt, ठीक है। अगर मैं बोलूं करंट कितना होगा, करंट इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, हम जानते हैं करंट होता है I विच इज dq अपॉन dt, ठीक है। I इज dq अपॉन dt, तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास NeAVD, है ना। भाई dt को क्या करेंगे, dq के पास पहुंचा देंगे, dq अपॉन dt हो जाएगा, बचेगा क्या NeAVD, तो वही यहाँ पे लिख लिया। तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन है कि I होता है NeAVD, where A is the area of cross section of the conductor, N is the number density, E is the charge on an electron and VD is the drift velocity। अच्छा, अगर मैं बोलूं करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें, करंट डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल J से। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। तो J देखो, J की वैल्यू क्या आ जाएगी, J की वैल्यू आ जाएगी NeVD, ये क्या आ गई अपनी करंट डेंसिटी, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। अभी हम ओम्स लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे उसे इधर देखिए भाई। I को मैंने अभी निकाला, I इज इक्वल्स टू NeAVD, ठीक है। अभी मैं VD का एक्सप्रेशन पुट कर देता हूँ। VD अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, ऊपर हमने किया था VD इज E टाउ बाय m, ओके। तो यहां से हो गया I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ A अपॉन m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ में E नहीं होता, V होता है, ठीक है। V इज पोटेंशियल, तो I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ A बाय m, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था अपन अपना V अपॉन L, ठीक है। तो यहां से देखो करंट क्या आया, I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ A अपॉन ML इंटू V, ठीक है। या फिर तुम और क्या बोल सकते हो, और तुम ऐसे बोल सकते हो कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ अपॉन A। अब देखो M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज फिक्स, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी फिक्स, N इज नंबर डेंसिटी फिक्स, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स, टाउ रिलैक्सेशन टाइम किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर अ गिवन कंडक्टर इज फिक्स। तो यहाँ से हमें ये नजर आ रहा है कि V बाय I की जो वैल्यू आ रही है, ये क्या वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है, यही तो बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V अपॉन I दिस शुड बी कांस्टेंट, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दिस इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो अपन ने ओम्स लॉ डिराइव कर लिया, ठीक है, दिस इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये कोई ड्राइव करना अपने लिए बड़ी बात नहीं है, इजीली अपन ने इसको डिराइव कर लिया, ओके। अब आगे लिखते हैं कि ये रेजिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है।
ओके, V बाय आई क्या है, कांस्टेंट। ओम ने क्या बोला था कि V बाय आई, ये जो कांस्टेंट है इसी को नाम दिया था R, विच इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ रही है अपने पास I इंटू आर। ये आ रही है या नहीं, ऊपर से कंपेयर करो, V बाय आई कांस्टेंट, यही कांस्टेंट क्या है अपना R, V बाय आई इज R। R को किससे, R अपने को यहाँ से ये मिल रहा है, R इज ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ इंटू ए। तो यहाँ से देखो R क्या मिल गया अपने को, R मिल गया अपने को, R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन ए। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का किसी भी मटेरियल के लिए। इसी को फिर बाद में हम लिख लेते हैं रो एल अपॉन ए, ठीक है। बट अपने को पता है, अपने को क्या पता है भाई, वी नो कि जो R होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, वे रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशंस को कंपेयर करोगे तो R इज इक्वल्स टू रो, रो मतलब ये वाला टर्म, L अपॉन ए। तो मतलब चार्ज अपना जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी आ गई, रो की वैल्यू आ गई ऊपर से m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, रेजिस्टिविटी का भी एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज व्हाट इट इज, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है भाई, ओके। इजी लग रहा है, कोई भी डिफिकल्टी आ नहीं रही है, बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं अभी तक। फिर एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम। ये क्या लिखा अपन ने, ये लिखी अपन ने कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का ही भाई, जैसे रेजिस्टेंस का भाई क्या होता है भाई, कंडक्टेंस, विच इज 1 अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन ई स्क्वायर टाओ ए अपॉन एम एल। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया कंडक्टेंस, ठीक है। ये सब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हो, कंडक्टेंस वगैरह, ओके। और यहाँ तो हम देख ही रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, अपने एक्सप्रेशन अपन ने ड्राइव कर लिए, आर का एक्सप्रेशन, रो का एक्सप्रेशन, सिग्मा का एक्सप्रेशन और जी का। अब जो एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखने हैं वो तुम रो का बस एक्सप्रेशन याद कर लो या फिर सिग्मा का एक्सप्रेशन याद कर लो, बाकी तो फिर तुम इजीली निकाल लोगे। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो का एक्सप्रेशन लिख देना तो आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात ये है कि यहाँ पे पहले इन टर्म्स की मतलब समझ लो कि क्या क्या टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मटेरियल से कंफ्यूज मत हो जाना। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है यहाँ पर, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। टाओ क्या है, टाओ है अपना रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, दैट इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो वो कुछ भी कंपेयर करा सकता है तुमसे कि किसी भी मटेरियल का अपन ने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम किस तरह से डिक्रीज होगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो सिग्मा या रो किस तरह से अफेक्ट होंगे, ये सब पूछ लेता है मेंस वगैरह में, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिली अपन बता देंगे, अपने को बस एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है अपने पास। पहला नोट क्या है कि रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आयरन का अगर मटेरियल है, चाहे तुमने आयरन का 10 मीटर का वायर ले रखा है या 2 मीटर का वायर ले रखा है, सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज, रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा बट वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि फिजिकल डायमेंशन क्या है कंडक्टर के, उसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ओके। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सबको पता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ओमेगा से। इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा, दिस इज कैपिटल ओमेगा और ये होता है अपना स्मॉल ओमेगा, ओके। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सिंबल ओमेगा से। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस की यूनिट होती है इनवर्स ऑफ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स 1 अपॉन ओम। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं हम, महो भी बोल देते हैं, महो। ओम को उल्टा लिख दिया और ओम के सिंबल को भी उल्टा कर दो, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एक यूनिट होती है सीमेंस, SCIEMENS, सिंबल S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसी तरह से कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और क्या बोल सकते हैं हम, और बोल सकते हैं महो मीटर इनवर्स। और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं सीमेंस, सीमेंस मीटर इनवर्स। ये यूनिट हो जाती है इसकी,
नेक्स्ट देखते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे डिफाइन किया है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल म्यू से। म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम, और डिवाइड कर किससे कर देंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ई से ई गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास? ई टाउ बाय एम। और मेंस वगैरह का सवाल इसकी यूनिट लिखवा लेता है वो तुमसे, सीधा सीधा यूनिट लिखवा लेता है कि बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? वीडी। वीडी की अगर मैं यूनिट देखूं, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और तुम ऐसे भी बोल सकते हो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, है ना। तो और भी तुम लिख सकते हो ई टाई बाय एम, कूलम वगैरह को यूज करके भी तुम इसकी यूनिट लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है अपने पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो इसको प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करना बहुत ईजी। अपने को पता है जे होता है एन ई वी डी। वी डी की वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा एन ई, वी डी इज ई टाओ बाय एम। तो यहाँ से क्या हो गया? जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाओ बाय एम इनटू ई। और ये हमें पता है कि भाई सिग्मा क्या होता था? सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी, ये होता था एन ई स्क्वायर टाओ बाय एम, या फिर हम बोल देते थे 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो जे की वैल्यू देखो क्या आ गई? जे की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ई। यही क्या है अपने पास? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और कैसे लिख सकते हो इसको? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, कि करंट डेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। और कैसे लिख सकते हो इसको? भाई अगर मैं सिग्मा को लिख लूँ, सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख लूँ, और रो को अगर जे के साथ पहुंचा देंगे तो ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा ई इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ जे वेक्टर। ठीक है, एक एक्सप्रेशन अपने पास ये आ गया। ओके, सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। एक बार लिख ही लेते हैं ओम्स लॉ भी। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई? ओम्स लॉ हमसे बोलता है, छोटी क्लासेस में जैसे तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में, that at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या मिलके आता है अपने पास ये निकल के आता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को हम कैसे लिख लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहां से क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है? V इज इक्वल टू आई आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब ये देखने से क्या लग रहा है? V वर्सेज आई ग्राफ अगर मैं बताऊं तो इट्स लाइक कि दिस इज वाई एक्सिस, ये है अपने पास एक्स एक्सिस, और ये आर किसके बराबर है? एम। एम क्या होता है अपना? स्लोप। वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? इस तरह से वी वर्सेज आई ग्राफ, वी वर्सेज आई ग्राफ बनेगा। इसका यहाँ से मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसका अगर मैं स्लोप लिखूं, स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप होगा टेन थीटा, और ये टेन थीटा ही किसके बराबर होगा? आर के बराबर। लेकिन अगर मेरे पास आई वर्सेज वी ग्राफ है तो फिर से ऐसे ही कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये भी है ना, एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप होगा तो टेन थीटा के बराबर, लेकिन क्या होगा? वो 1 अपॉन आर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अपन आई को वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं, आई को जैसे ही वाई एक्सिस पे लिखेंगे तो अपना रिलेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू वी। ये क्या हो गया अपने पास अब? वाई, ये हो गया एक्स, और ये पूरा टर्म क्या बन गया? स्लोप। तो स्लोप क्या मिलेगा? आई वर्सेज वी ग्राफ है तो 1 अपॉन आर मिलेगा। तो जब भी तुम्हें v वर्सेज आई ग्राफ दे रखा हो तो एक बार दिमाग में सोच लो कि v वर्सेज आई ग्राफ है या i वर्सेज v ग्राफ है। अगर v वर्सेज आई ग्राफ है तो उसका स्लोप सीधा सीधा तुम्हें रेजिस्टेंस देगा, अगर i वर्सेज v ग्राफ है तो उसका स्लोप तुम्हें 1 अपॉन आर की वैल्यू देगा। बात समझ में आ गई? अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्रॉब्लम क्या दे रखा है कि एक ये पाइप है, मोटा पतला पाइप है ये, ठीक है। इसमें बोला है कि ये कंपेयर करो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पॉइंट पे, ये तो मान लो यहाँ पे कोई तुम्हारे पास है पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इन दो पॉइंट पे या इन दो क्रॉस सेक्शन पे तुम्हें कंपेयर क्या करनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है। और इस पूरे वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई। कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आई की वैल्यू कांस्टेंट है। आई की वैल्यू क्या है? हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम करंट पास हो रहा है, ये अपने को गिवन है। तो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है तो मैं क्या लिखूंगा भाई कि मेरे को पता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। यहाँ पर आई क्या है? फिक्स है,
नंबर डेंसिटी ये भी फिक्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वीडी, ये क्या रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा या हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहां पे एरिया ज्यादा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो पॉइंट 1 के पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम। पॉइंट 2 के पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इट मींस Vd1 इज लेस देन Vd2। इसके लिए क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या अपने को कंपेयर करना है, करंट डेंसिटी J। ठीक है, तो हम जानते हैं कि J का फॉर्मूला होता है NE इंटू Vd। N फिक्स है और E भी फिक्स है। इट मीन J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd। जहां पर Vd ज्यादा वहां पर J भी ज्यादा। Vd कहां पर ज्यादा था, Vd पॉइंट 2 पर ज्यादा था, इसीलिए J भी कहां पर ज्यादा होगा, पॉइंट 2 पर ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि J1 इज लेस देन J2 और J2 इज ग्रेटर देन J1। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन मैं पुट कर देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, थर्ड तुम्हें कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कंपेयर करेंगे भाई, फॉर्मूला सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिलेट करूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करो, सीधा सीधा रिलेट कर लो, E इज इक्वल टू रो इंटू जे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो देखो रो तो फिक्स ही हो जाएगी, अगर ये आयरन का है जो भी अपना वायर है तो उसके लिए क्या होगा, रो फिक्स हो गया। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J, जहां पर J ज्यादा वहां पर E भी ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि E2 इज ग्रेटर देन E1 और वी कैन राइट E1 इज लेस देन E2। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने Vd J और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर लिया इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हें क्या दे रखी है, एक रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ है L और उसका रेडियस है R। इसको तुमने स्ट्रेच करके कितना कर दी, इसकी लेंथ डबल कर दी है। वी हैव टू फाइंड आउट द नया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कोई रॉड ले लेते हैं, ये अपने पास थी इनिशियली कुछ इस तरह से रॉड थी। तो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले लेते हैं, इनिशियली कुछ A क्रॉस सेक्शन एरिया था और इनिशियली इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी L और इसका इनिशियल डिस्टेंस कितना था R। भाई रॉड को खींचा तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं किसी भी रॉड को खींचूंगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश हो गया और इसकी लेंथ कितनी कर दी अपन ने, डबल कर दी, दैट इज 2L। और इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया R डैश। ठीक है, तो एक चीज मैं बोल सकता हूं यहाँ पर जो चेंज नहीं होगी दोनों केस में, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, V वॉल्यूम है, पोटेंशियल मत समझना, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L, दिस शुड बी इक्वल टू A डैश इंटू 2L। तो देखो A डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, A/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। फाइनल रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ R डैश, ये आ जाएगा रो, लेंथ हो चुकी है 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A डैश, तो हो जाएगा रो इंटू 2L इंटू A अपॉन 2। तो हो जाएगा 4 रो L अपॉन A। रो L अपॉन A क्या था, R, 4 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी वायर को खींच के उसकी लेंथ डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ये नोट है अपने पास कि अगर किसी वायर को तुमने n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है खींच कर, तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस का। जैसे इस वाले केस में अपन ने क्या किया था, L फाइनल कितनी कर दी थी, ट्वाइस ऑफ L इनिशियल। तो इसीलिए R फाइनल कितना निकल के आया, 4 टाइम्स ऑफ R इनिशियल। अगर मैं L फाइनल को कर दूंगा 4 टाइम्स ऑफ L इनिशियल तो R फाइनल कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ R इनिशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर देना और बॉक्स बना देना कॉपी में नोट करने के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई वगैरह में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पूछे गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। भाई एक वायर दे रखा है, इसको 5 इक्वल पार्ट में काटा है, खींचा नहीं है, काट दिया है। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में इसको काट दिया है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि हर एक नए वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और ये जेई में पूछा हुआ है। तो हमें पता है R होता है रो L अपॉन A। अगर तुम काट रहे हो इट मीन्स तुम लेंथ चेंज कर रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज ही नहीं कर रहे। तो मैं R डैश की वैल्यू क्या बोलूंगा, दिस इज रो बाय A। L कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल रेजिस्टेंस अपने पास, R/5। जेई में क्या क्वेश्चन पूछा था कि 5 इक्वल पार्ट में काटा और ये पांचों के पांचों टुकड़े अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर लिए, तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R डैश अपॉन 5 दैट इज R/25। वही आंसर था। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें एक रॉड दे रखी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, उसकी लेंथ है L और इसका रेजिस्टेंस कितना है R। फिर हमने क्या किया, इस रॉड की ये जो X लेंथ है ना भाई, सिर्फ इस X लेंथ को अपन ने पीटना शुरू कर दिया हथौड़े की हेल्प से। हथौड़े की हेल्प से पीटना शुरू किया और तब तक पीटा जब तक इस पूरी रॉड की
लेंथ कितनी ना हो जाए, 1.5L ना हो जाए, तब तक हम इस रॉड को पीटते रहे। ठीक है, तो एक्स लेंथ को अपन ने पीटा और फाइनल लेंथ वायर की हो गई 1.5L, है ना, और फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया वायर का, 3R हो गया। हमें बताना है ये एक्स लेंथ क्या थी। ठीक है, एक्स लेंथ की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ एल। ओके, तो अगर मैं इनिशियली देखूं भाई, इनिशियल रेजिस्टेंस देखूं, तो इनिशियली मेरे पास इट्स लाइक दो रॉड है। एक रॉड की लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स, और एक रॉड की लेंथ कितनी है, x। ठीक है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस मैं कैसे लिखूंगा, एक बार ध्यान से देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस इज R। R की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, रो अपॉन रो L माइनस एक्स अपॉन A प्लस रो एक्स अपॉन ए। ओवरऑल आ तो ये रो एल अपॉन ए ही जाएगा। ठीक है, अब फाइनल सिचुएशन में रॉड तुम्हें कैसी नजर आएगी, रॉड कुछ इस तरह से नजर आएगी। बात समझ में आ रही है, फाइनली कितनी लेंथ होगी इसकी, 1.5L। इस ये जो एक्स वाली लेंथ थी, है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा क्योंकि सिर्फ उसी को पीटा है, लेकिन जो बाकी लेंथ है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो L माइनस एक्स लेंथ रही होगी ना, इस L माइनस एक्स लेंथ का तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ही नहीं हुआ होगा। ओके, और बची हुई रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है, 1.5L माइनस लेंथ L माइनस एक्स, ये इस रॉड की लेंथ आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैपिटल L था अपने पास। ओके, कैपिटल L था अपने पास ये, तो इधर कैपिटल L लिख लेते। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.5L प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अगर मैं फाइनल रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ जो कि 3R है, तो मैं लिखूंगा R फाइनल इज इक्वल्स टू रो L माइनस एक्स अपॉन ए प्लस रो 0.5L प्लस एक्स अपॉन ए डैश। अच्छा, ये ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू बोलूंगा मैं कि जिस रॉड को पीटा है उस रॉड की वॉल्यूम तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो वॉल्यूम तो हमेशा ही कांस्टेंट रहा है। किसका, ये जो तुम्हें रॉड दिख रही है ना भाई एक्स लेंथ वाली, इसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। पीटने से पहले इतना वॉल्यूम था, पीटने के बाद इतनी बड़ी रॉड का वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, जिस रॉड को अपन ने पीटा उसका इनिशियल वॉल्यूम था a इंटू एक्स। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a डैश इंटू 0.5L प्लस एक्स। तो यहाँ से देखो a डैश की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है a x अपॉन 0.5L प्लस एक्स। इसको पुट कर दो भाई इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3R इज इक्वल्स टू रो L माइनस एक्स अपॉन ए प्लस रो, और ए डैश की वैल्यू पुट करोगे ये बन जाएगा 0.5L प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, एक काम करो, आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी थी, रो एल अपॉन ए, तो हो जाएगी रो एल माइनस एक्स। एक काम करो, यहाँ भी रो एल बाय ए कॉमन ही ले लो, रो एल बाय ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एल प्लस रो, इधर से एल स्क्वायर कॉमन लिया अपॉन ए, ये बन जाएगा 0.5 प्लस एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर, और पहले से एक एक्स जो नीचे था वो है ही। तो इस एक्सप्रेशन में रो एल बाय ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये क्या बनेगा अपने पास, 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय एल प्लस एल, और ये बन जाएगा 0.5 को मैं लिख रहा हूँ 1/2 प्लस एक्स बाय एल का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, और ये x से मल्टीप्लाई किया है ना पूरा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल 1/2 प्लस एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो ये 2x मिल जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल, और ये हो जाएगा एल 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एंड प्लस एक्स अपॉन एल आ जाएगा अगर हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल देखो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल प्लस एल बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल प्लस एक्स, ये बनेगा। तो एक्स स्क्वायर बाय एल कैंसिल, तो ये अपने पास ओवरऑल क्या बना, x इज इक्वल्स टू एल बाय 4, ये अपने पास मिल रहा है, x की वैल्यू एल बाय 4 आ जाएगी। बात समझ में आई। तो देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन इट इज पुल्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ, और 3 केसेस बता रखे हैं। ठीक है, पहला केस क्या है कि वायर की लेंथ अगर अपन ने डबल कर दी तो उसकी वायर के रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आया होगा। ओके, तो ए पार्ट करते हैं कि अगर हमने एल फाइनल कितनी कर दी है, ट्वाइस ऑफ एल इनिशियल कर दी, तो हम जानते हैं कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस, अगर लेंथ अपन n टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे r फाइनल इसका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ r इनिशियल। अब ये परसेंटेज चेंज कितना आया,
परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100%। भाई चेंज कितना आया, डेल्टा आर हो जाएगा कितना अपना, अगर अपना इनिशियल रेजिस्टेंस था आर, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो चुका है अपना 4R हो चुका है, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा 3R अपॉन आर इनिशियल इज आर इनटू 100%। तो कितने परसेंट का चेंज आया रेजिस्टेंस में, 300% का। दूसरा केस बोल रहा है कि अगर तुम उसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट चेंज होगा अगर तुम लेंथ को 1% बढ़ा रहे हो, लेंथ को 1% बढ़ाया है, जब भी ये सब हो ना कि भाई 1%, 2, 3, 4, 5% तक का चेंज हो, तो समझ जाना तुम्हें समहाउ एरर लगाना है, ठीक है। एरर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। वायर को खींच भी दिया तो भी उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल, ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास हो जाएगा V अपॉन एल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रो अपॉन वॉल्यूम इनटू एल स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू आ गई आर की। अब रो भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, डिपेंडेंस किस पे जा रही है, आर स्क्वायर पे, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल, ये सीधा एक फॉर्मूला ही रेडी हो गया है तुम्हारा। So this formula is only valid if delta L by L is less than or equals to 5%, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चेंज कितना दे रखा था L में, 1% का चेंज दे रखा था, तो यहाँ पर डेल्टा R by R इस केस में कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा 2%। बात समझ में आ गई। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर तुमने उसकी लेंथ 10% बढ़ाई है तो भाई रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा ये बताना है, ठीक है। तो एक बात तो अभी भी ट्रू है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पर, एल स्क्वायर पर, ठीक है। अगर आर इनिशियल की वैल्यू कितनी है मेरी, आर, ठीक है। एल इनिशियल कितना था पहले तो ये बताओ, एल इनिशियल था एल, एल फाइनल कितना हो जाएगा, एल प्लस 10% और बढ़ा दो इसमें, एल प्लस 10% ऑफ एल, तो ये कितना आ जाएगा 11L बाय 10 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो आर इनिशियल क्या था, आर इनिशियल वॉज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके बराबर था, आर के बराबर था। और आर फाइनल क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल आएगा किसके, 11L बाय 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आर फाइनल पर प्रोपोर्शनलिटी आ रही है 121 अपॉन 100L स्क्वायर की। तो इट मीन्स आर फाइनल मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 अपॉन 100 इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें चेंज कितना आया, डेल्टा आर इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 21 अपॉन 100 आर। परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें, परसेंटेज चेंज क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 21%। आज समझ में आई, इजी प्रॉब्लम था, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, करंट दे रखा है किसी वायर के थ्रू जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और बोल रखा है कि इसके 1 क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इंटू 10 की पावर 28। इट मीन्स हमें नंबर डेंसिटी दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट स्पीड। और जेई मेंस में इस टाइप के प्रॉब्लम्स 2-3 बार पूछे गए, ठीक है। तो एक बार बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। करंट कितना दे रखा है अपने को, 2 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। और हमें क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं फॉर्मूला जानता हूं कि आई का फॉर्मूला होता है NEAVD, तो यहाँ से VD क्या आ जाएगा तुम्हारा, VD आ जाएगा I अपॉन NE इंटू A। तो I की वैल्यू पुट कर दो भाई, I की वैल्यू है 2 एम्पियर अपॉन N, नंबर डेंसिटी है अपना 6 इंटू 10 की पावर 28, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एरिया, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो VD की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 2.08 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मिलीमीटर पर सेकेंड में देखूं तो 0.208 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है मिलीमीटर पर सेकेंड में, वो यहाँ से भी नजर आ रहा है अपने को। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अपने को क्या दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन 1 एम्पियर करंट। करंट कितना दे रखा है भाई, करंट दे रखा है 1 एम्पियर इन अ कॉपर कंडक्टर। कंडक्टर कैसा है अपना, कॉपर का है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मतलब मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इसकी लेंथ 10 किलोमीटर है। एल कितनी है वायर की? 10 किलोमीटर, मतलब मीटर में करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर ये वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। बोला हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है इसकी? 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ओके, बोला है पहला तो हमें ये पूछा हुआ है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगी। वेलोसिटी क्या होगी भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है क्या? आई अपॉन एन ई ए, जैसे ऊपर निकाला था। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एरिया हो जाएगा 10⁻⁴। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा अपने पास? ये तुम्हारे पास निकल के आएगी 7.35 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। काफी कम वेलोसिटी ये निकल के आई है। वो पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो भाई किसी एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड जाना है। एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? 10⁻⁴ मीटर। कितने स्पीड से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस दैट इज एल के बराबर है, स्पीड इज वी डी। ठीक है, तो वैल्यूज रख देते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 7.35 इंटू 10⁻⁻7। तो ये ऑलमोस्ट पता है कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास? 431 ईयर्स निकल के आएगा भाई। इतना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए किसी भी वायर के अंदर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जेईई मेन 2019 का। इसमें हमें क्या दे रखा है? इन अ कंडक्टर इफ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर डेंसिटी कितनी दे रखी है? 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब ये दे रखी है। और बोल रखा है कि मीन फ्री टाइम इज 25 फेम्टो सेकेंड। फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। तो यहाँ पे मीन फ्री टाइम टाउ दे रखा है विच इज 25 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रखा है। तो अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी अपने को बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सिंपल फॉर्मूला बेस था, जिसको फॉर्मूला पता था वो इजिली कर ले जाता। अब तुम्हें क्या करना है? बस वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो रो हो जाएगा अपने पास m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg अपॉन n की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28 ई स्क्वायर दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू टाउ। टाउ कितना हो जाएगा भाई अपने पास? टाउ दे रखा है 25 फेम्टो सेकेंड दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻15। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और यू विल गेट 1.67 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो 10⁻⁸ के ऑर्डर में आंसर्स आएंगे। इट मींस ए ऑप्शन अपना बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है जेईई मेन 2019 में। ठीक है, क्या है भाई? करंट दे रखा है किसी वायर के थ्रू 5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 5 एम्पियर। और बता रखा है कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻⁸ इतनी रेजिस्टिविटी है इसकी। और बोल रखा है द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 mm। मतलब इधर से अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 5 पाई इंटू 10⁻⁻6, 25 पाई इंटू 10⁻⁻6 ये एरिया हो जाएगा। ओके, और क्या बोला हुआ है? और हमें बोला हुआ है कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि मोबिलिटी कितनी होगी चार्ज कैरियर्स की। ठीक है, तो अपने को क्या निकालनी है? मोबिलिटी निकालनी है। तो मोबिलिटी हम जानते हैं, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोबिलिटी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बन जानते हैं म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पता है पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करें भाई, है ना? तो इसके लिए हम करंट की हेल्प लेंगे। अपने को पता है आई की वैल्यू होती है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, होती है नहीं? और वी को क्या लिख सकते हैं भाई? ई को क्या लिखा था अपने कंडक्टर के केस में? ई इज वी अपॉन एल। तो वी को मैं लिख सकता हूँ ई इंटू एल। और रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ? रो एल अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल। तो यहाँ से देखो ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई की वैल्यू आ गई रो आई अपॉन ए। यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा वी डी इंटू ए अपॉन आई इंटू रो। हो गया या नहीं हो गया? तो रख दो भाई वैल्यूज। अब म्यू इज इक्वल्स टू वैल्यूज रखेंगे तो वी डी की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻³
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा अपने पास 25 पाई इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में क्या हो जाएगा करंट कितना है अपने पास 5 एम्पियर इंटू रेजिस्टिविटी कितनी है 1.7 इंटू 10 की पावर -8। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे देन तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए मैच कर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बस प्रॉब्लम इजी था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि हमें यहाँ पर ई को समहाउ रिलेट करना था किससे, रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और करंट से। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2023। काफी सिंपल है और इजी प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर। भाई किसी वायर के थ्रू करंट दे रखा है 2 एम्पियर व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट। बैटरी का वोल्ट कितना हो गया 3.4 वोल्ट। तो यहाँ से एक काम करो, हाथ के हाथ तुम रेजिस्टेंस भी निकाल ही लो। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 1.7 ओम। और क्या दे रखा है तुम्हें, अ मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज दिस। भाई मेटेलिक वायर का मास दे रखा है, कितना दे रखा है मास उसका 8.92 मास ऑफ वायर MW लिख रहा हूँ 8.92 इंटू 10 की पावर -3 kg। इसकी डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वायर इज 8.92 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये भी दे रखी है भाई। और क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस पता है और रेजिस्टिविटी पता है, तो मैं एक तरह तो इस तरह से रिलेट करूंगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से मैं L को क्या लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास आर ए अपॉन रो। बट प्रॉब्लम ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ही नहीं, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं क्या लिख लेता हूं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा V बाय एल, तो आर वी अपॉन रो इंटू एल, ये बन जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारे पास बन जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वी अपॉन रो। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, आर वी अपॉन वी इज वॉल्यूम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वी इज वॉल्यूम, आर वी अपॉन रो का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होगा भाई, मास ऑफ वायर पता है, डेंसिटी ऑफ वायर भी पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर इज मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा अपना मास m अपॉन डेंसिटी रो। तो देखो कितना आ जाएगा 8.92 और ये ओवरऑल तुम्हारे पास 10 की पावर -6 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना था 1.7 स्क्वायर रूट 1.7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन रो क्या था रेजिस्टिविटी, ठीक है, डेंसिटी नहीं रेजिस्टिविटी है ये 1.7 इंटू 10 की पावर -8। तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल अपने पास √100। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई भाई। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो चीजें इजी पूछी जाएंगी बट वो थोड़ी घुमा फिरा के पूछी जाएंगी, तुम्हें ऐसे रिलेट करना आना चाहिए, इधर से उधर आना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहीं पर आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स के लिए रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर में तुमको मजा आया होगा एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।